एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 26 नवंबर। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये पूछा है कि जिनके ऊपर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं तो क्या आप उनको एक तरह से चुनाव में खड़े होने के लिए लाइफ टाइम के लिए बैन कर देंगे। तो इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान में जो लिथियम रिजर्व्स वगैरह हैं तो उस पर जो चाइना है वो उसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिस्कस करेंगे इंडिया और इंडोनेशिया की जो एक्सरसाइज है कॉर्पेट, ये इसका 37th एडिशन था कॉर्पेट का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में, ये क्या रिपोर्ट ये कहती है इंडिया के बारे में। और उसके बाद एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती, जो कि इंडिया मालदीव और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट हुआ है। तो इस दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए रिसेंटली जो है सेंटर से ये पूछा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, तो उनके ऊपर अगर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं तो क्या आप उन पर एक लाइफ टाइम बैन जो है लगाएंगे। अब इशू को समझ लें कि देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेके एक पिटीशन जो है फाइल किया गया था, ठीक है। और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी कन्विक्टेड पर्सन होता है तो उसको जो सरकारी नौकरी है, जैसे मान लीजिए जो एक सरकारी क्लर्क की जो नौकरी है वो नहीं मिलती है, तो वही जो सेम नियम है वही एक पॉलिटिशियन के भी अप्लाई होना चाहिए। अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर मुकदमा चल रहा है, अगर वो कन्विक्टेड है, तो उसको जो है जैसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती वैसे ही वो चुनाव में खड़े होने के लिए एलिजिबल ना हो। तो इसी संबंध में एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। अब देखते हैं इसके संबंध में जो है सेंटर का क्या रिस्पॉन्स पहले भी रहा है और अभी भी क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो देखिए, सरकार ने एक एफिडेविट फाइल करते हुए, जो कि लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ये कहा दिसंबर में, देखिए एफिडेविट जो है वो दिसंबर में फाइल किया गया है। तो उसने जो लाइफ टाइम बैन का जो आइडिया है उसको रिजेक्ट करते हुए कहा है कि कंटेस्टिंग इलेक्शंस और बिकमिंग एन ऑफिसर बियरर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, कि जो हम एक तरह से लाइफ टाइम बैन जो है वो हम नहीं लगाएंगे इस चीज़ को लेकर के। अब देखिए सेंटर क्या अपना तर्क देती है कि क्यों हम जो है पूरी लाइफ के लिए एक बैन नहीं लगाएंगे, कि कोई भी व्यक्ति जो है मीन्स जिस पर मुकदमा चल रहा है तो वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, तो ये चीज़ का जो बैन है वो नहीं लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है। तो क्या तर्क देती है हमारी केंद्र सरकार। द मिनिस्ट्री हैड रीजन दैट MP एंड MLAs वर नॉट बाउंड बाय द स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन। मीन्स ये कहा गया कि जो MP और MLA होते हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक जो सर्विस कंडीशंस हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं ये अगर ये क्वालिफ़िकेशन है तो तभी वो जो होंगे वो MP या MLA के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ऐसा कहीं तो दिया नहीं है। तो जो जैसे कि 2 साल का देखिए बैन होता है, कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, RP एक्ट है 1955 का। तो इसके अकॉर्डिंग जो मान लीजिएगा तो कोई 2 साल से अधिक जेल में अगर रह लेता है तो वो जो है चुनाव में जो मीन्स खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ एक तरह से ये लाइफ टाइम बैन की बात हो रही है जो कन्विक्टेड है उसको लेकर के। तो इनके द्वारा ये कहा गया मिनिस्ट्री द्वारा कि जो MP और MLA हैं उन वो कोई भी एक इस सर्विस कंडीशन से जो है बंधे हुए नहीं हैं। वो केवल बंधे हुए किससे हैं, तो केवल वो शपथ से, जो भी वो शपथ लेते हैं, जो भी मंत्री हैं वो जो ओथ लेते हैं कि हम जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी हम सेवा करेंगे, तो उस चीज़ से वो बंधे हुए हैं। दे आर बाउंड बाई प्रॉपर्टी गुड कॉन्सेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो मीन्स वो देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे और लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, वो उस शपथ से बंधे हुए हैं, ना कि वो किसी सर्विस कंडीशन से बंधे हुए हैं। ये तर्क जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस ऑफ 2019 सेड दो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ बिटर मैनिफेस्ट ट्रुथ, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, एक पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस था 2019 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, मीन्स पॉलिटिक्स में जो मीन्स जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, वो क्रिमिनल नेचर के हैं, वो भी पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ते हैं। तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है इज़ अ बिटर मैनिफेस्ट ट्रूथ, वो एक जो है वो कड़वा सच है। विच इज़ अ टर्माइट टू द सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी, जो कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेसी को एक तरह से दीमक की तरह खा रहा है। बी दैट एज में द कोर्ट कैनॉट मेक ए लॉ। और इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इस संबंध में हम जो है कोई कानून नहीं बना सकते। कोई कानून बनाने का काम किसका है, तो वो लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसका ये काम है। तो सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कानून नहीं बना सकता, ये 2019 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया।
द गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन दैट डिसक्वालिफिकेशन अंडर द RPA Act of 1951 फॉर द पीरियड ऑफ प्रिजन सेंटेंस एंड 6 years देयर आफ्टर वॉज इनफ फॉर लेजिस्लेचर। और ये कहा गया कि देखिए RPA एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लोग जो हैं जिनको मीन्स एक तरह से जेल हो जाती है, तो उसके बाद जो है 6 साल के बाद जो है वो एक तरह से फिर से वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो 6 साल तक एक तरह से उन पर बैन रहता है। तो ये बैन जो है लाइफ टाइम बैन नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये 6 साल का बैन रहता है। अब बात करते हैं कि क्या ऑफेंसेस हैं MP और MLA के अगेंस्ट। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ऑफेंस हमें देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं जिनके ऊपर ज़्यादा केसेस दर्ज हैं वो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। स्टेट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट फॉर्मर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो चाहे वो मीन्स अभी के जो नेता हैं वो हों, चाहे वो जो फॉर्मर नेता हैं वो हों, तो सबके ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है मुकदमे हैं वो चल रहे हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं इस पे इलेक्शन कमीशन जो है हमारा चुनाव आयोग है उसका क्या व्यू पॉइंट है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में हैड एंडोर्स द कॉल फॉर अ लाइफ टाइम बैन ऑन अपेक्स कोर्ट। तो कोर्ट की एक तरह से कोर्ट से सहमति दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये 2017 में कहा था कि एक लाइफ टाइम बैन जो है वो होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर जो है चुनाव आयोग की सहमति थी। इट हैड आर्गूड दैट सच ए मूव वुड चैम्पियन द कॉज ऑफ डिक्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और ये भी कहा गया कि जो मीन्स पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल नेचर के लोग आ जाते हैं तो उसके ऊपर ये एक बैन लगाने का काम करेगा। ये बहुत अच्छा मूव अगर होगा, ऐसा हो जाता है तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड देन एग्रीड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट बैन वुड बी इन द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बात पे भी एग्री किया सुप्रीम कोर्ट के व्यू पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन की एक तरह से जो है ये हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके ऊपर एक तरह से एक स्पिरिट होगा, मीन्स वो फंडामेंटल राइट्स को और एक तरह से बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वलिटी, जो कि राइट टू इक्वलिटी में आएगा। क्योंकि अगर आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अगर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको मुकदमे दर्ज हैं तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आप नेता बन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन देखने को मिल रहा है हमें। तो इसीलिए ये पॉइंट था इलेक्शन कमीशन का, ये अपना व्यू पॉइंट था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, चाइनीज़ फर्म्स आईज अपने अफगानिस्तान लिथियम। तो देखिए जो चाइना के हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं अफ़गानिस्तान में जो लिथियम के साइट्स वगैरह हैं उसका इंस्पेक्शन जो है कर रहे हैं। तो जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं ये शुरू कर दिए हैं इंस्पेक्शन जो वहाँ पे है अफ़गानिस्तान में जो लिथियम डिपॉजिट्स हैं उसके। हैविंग रिसीव्ड द ग्रीन लाइट टू डू फॉर द तालिबान रिजिम। इनको ग्रीन लाइट जो है इस चीज़ के लिए मिल चुका है। इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखिए लिथियम जो है वो वन ऑफ द मेन रिसोर्सेज है अफगानिस्तान का प्रेजेंट इन लार्ज डिपॉजिट, बट इट अनटैप्ड लार्जली बिकॉज ऑफ। अब देखिए क्या है कि लिथियम अफगानिस्तान में बहुत है लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से या टेक्नोलॉजी उतनी ना होने की वजह से ये लोग जो हैं उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो चाइना के पास तो टेक्नोलॉजी भरपूर है, तो इसीलिए चाइना जो है इनके लिथियम पे अब नज़र रखे हुआ है कि ताकि जो है उसको निकाल के और जो है उसको टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाए। द सिक्योरिटी सिचुएशंस नॉट ऑन मेंशन डायर इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्लूडिंग फूड शॉर्टेज आर अमंग द मेनी चैलेंजेस। देखिए आगे के चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि जैसे एक तरह से अफ़गानिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, फूड शॉर्टेज वगैरह है। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं वो हैं। तो अगर मान लीजिए कि लिथियम है तो लिथियम जो है इंस्पेक्शन चाइना कर ही रहा है उस चीज़ का, तो बाद में वो चीज़ अफ़गानिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। लिथियम के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सॉफ्ट मेटल होता है, सिल्वर वाइट मेटल है, ठीक है, सिल्वर वाइट कलर का होता है और ये लाइटेस्ट मेटल है अपनी कैटेगरी में और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, फ्लेमेबल होता है, मीन्स जैसे ही ये एयर या वाटर, पानी या हवा के जब जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है तो ये तुरंत जल जाता है। इसीलिए इसको जो है ऑयल में रखा जाता है, कोई मिनरल ऑयल में स्टोर करके इसको रखा जाता है ताकि इसमें आग न लगे। ये एक अल्कली मेटल है और ये एक रेयर मेटल है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, इजीली फ्लेमेबल है, ठीक है, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही जल जाता है। जैसे मोबाइल वोबाइल की जो बैटरीज वगैरह होती हैं तो उसमें लिथियम का ही यूज़ किया जाता है। तो अगर बैटरी को आप टीयर डाउन करेंगे तो उसमें बैटरी में आग लग सकती है, ठीक है। तो ये हाई इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और लिथियम का देखेंगे तो एक देखिए एक सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसी को ये क्या बनाता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हमको एक सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, इसी की वजह से जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ फ्लेमेबल, ठीक है, जल सकता है, ठीक है, एयर या वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक्सप्लोड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूजेस देखते हैं।
तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें यूज़ किया जाता है इसको सिरेमिक बनाने में, ग्लास या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, और जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं जो मीन्स पार्ट्स बनाते हैं, हवाई जहाज वगैरह के जो पार्ट्स बनते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन तो है ही, मीन्स जैसे मोबाइल की बैटरीज वगैरह तो इसी से बनती हैं। द वेल नोन यूज़ ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका वो लिथियम आयन बैटरीज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा देखेंगे तो लुब्रिकेटिंग ग्रीज में, ठीक है, ग्रीस वगैरह में यूज़ किया जाता है। हाई एनर्जी एडिव टू रॉकेट प्रोपेलेंट्स, उसके अलावा रॉकेट के जो प्रोपेलर है उसमें यूज़ किया जाता है। ऑप्टिक मॉड्यूलेटर्स फॉर मोबाइल फ़ोन के जो मॉड्यूलेटर्स वगैरह होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। एज कन्वर्टर टू ट्रीटियम यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, और उसके अलावा ट्रीटियम के साथ भी यूज़ किया जाता है एक तरह से जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होता है। थर्मो मीन्स हीट, तो एक हीट के थ्रू जो इसका फ्यूज़न करवाया जाता है, तो उसमें भी जो है कई तरीक़ों से लिथियम का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कॉर्पेट की, तो देखिए कॉर्पेट जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया है। ये इसका 37वां संस्करण था, 37th एडिशन था, जो कि हुआ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया की जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है जिसको हम कॉर्पेट भी बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इट विल विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोथ नेशंस। दोनों के जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और इंडोनेशिया के, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इट हाईलाइट द म्यूचुअल ट्रस्ट, सिनर्जी एंड कॉपरेशन बिटवीन द टू फ्रेंडली नेवीज़। और ये दोनों नेवीज़ के बीच में एक तरह से फ्रेंडली कॉपरेशन मेंटेन करता है। टू रीइंफोर्स मैरीटाइम लिंक्स द टू नेवीज़ हैव बीन कैरिंग आउट कॉर्पोरेट अलॉन्ग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ट्वाइस इन अ ईयर सिंस 2002। तो देखिए ये जो है एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये 6 महीने में जो है एक बार हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ क्या होता है कि देखिए ये जो कॉर्पेट है ये इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है तो वहाँ पे ये कंडक्ट किया जाता है इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा, और ये साल में जो है 2 बार होता है, और ये 2002 से जो है लगातार हो रहा है। एम देखते हैं इसके बारे में, तो इसका एम ये है कि इट इज़ एम्ड एट कीपिंग द इंडियन ओशन रीजन सेफ़। तो जो इंडियन ओशन रीजन है उसको सेफ़ रखा जा सके। उसके अलावा जो भी शिपिंग वगैरह होती हैं, जो यहाँ से एक सामान वगैरह जो है, गुड्स वगैरह एक इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उसको कॉमर्शियल शिपिंग को और सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको और अच्छे से वो हो सके, एंड कंडक्ट ऑफ लेजिटिमेट मैरीटाइम एक्टिविटीज़, और जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं उनको और लेजिटिमेट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। देखिए कॉर्पोरेट हेल्प बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रोवेबिलिटी बिटवीन नेवीज एंड फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेजर टू प्रिवेंट इन सरफेस इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग। जैसे फिशिंग, मान लीजिए कोई अवैध फिशिंग वगैरह कर रहा है, उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या जो मैरीटाइम टेररिज्म है और आर्म्ड रॉबरी या पायरेसी, तो इन सब चीज़ों पे जो है रोक लगाने के लिए इन दोनों कंट्रीज़ की जो नेवी हैं वो साथ में मिलकर आगे आती हैं और एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से हमें सागर की लाइन पे ही देखने को मिलता है। सागर जो हमारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एक्सरसाइज है। ठीक है, तो द इंडियन नेवी हैज़ बीन प्रोएक्टिवली इंगेजिंग विद द कंट्रीज़ इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोल्स। तो देखिए जो हमारी सरकार है वो अदर कंट्रीज़ के साथ जो है इस एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट करती रहती है, ताकि एक तरह से एक जो है कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है दोनों बना रहे। उसके अलावा एक तरह से हम सर्विलांस वगैरह भी रख सकें, और जो भी ये एक्सरसाइजेज़ हैं ये एक तरह से सेफ्टी को और बढ़ाने की कोशिश करती हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ड्रग ट्रैफिकिंग करता है वाटर के थ्रू, ठीक है, या फिशिंग अवैध जो है फिशिंग करता है, मछली मारने का काम कर रहा है लेकिन अवैध तरीके से कर रहा है, और जो पानी के जो रास्ते जो टेररिस्ट वगैरह आते हैं, तो इन सभी चीज़ों पे एक तरह से रोकथाम लगाने के लिए सारी एक्सरसाइजेस जो हैं कंडक्ट की जाती हैं। और जिसका वही है कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि इन्हेंस किया जाए जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है। ठीक है, तो उस सिक्योरिटी को इन्हेंस करना, बढ़ावा देना जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं कि इंडोनेशिया के साथ और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जैसे समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। तो समुद्र शक्ति जो है एक बायलैटरल ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और गरुड़ शक्ति जो है एक ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो देखिए रिसेंटली जो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 जो है वो रिलीज़ किया गया है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया ने प्रोग्रेस नहीं किया है एनीमिया और चाइल्ड वेस्टिंग में। तो चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में और एनीमिया की कैटेगरी में जो है इंडिया ने इम्प्रूवमेंट नहीं किया। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि जितनी बच्चे की हाइट है तो उस हिसाब से जो है उसका वेट नहीं है, वेट कम है, हाइट के हिसाब से वेट कम होना, वो होता है चाइल्ड हुड वेस्टिंग। ठीक है, 5 साल से कम बच्चों के में देखा जाता है ये।
बात करते हैं क्या टारगेट्स डिसाइड किए गए थे ग्लोबल न्यूट्रिशन के लिए 2012 में। तो देखिए 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की जो एक बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो इसी के द्वारा जो ये टारगेट फिक्स किया गया था। तो 6 न्यूट्रिशन टारगेट जो है ये फिक्स किया गया था और कहा गया था कि 2025 तक जो है इसको हमको अचीव करना है। तो पहला देखते हैं, पहला ये था कि रिड्यूस इन स्टंटिंग बाई 40% इन चिल्ड्रन अंडर 5। तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है 40% से कम जो है स्टंटिंग किया जाए। स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट कम होना, मीन्स जितनी उसकी एज है उसके हिसाब से उसकी हाइट नहीं होगी तो वो चाइल्ड स्टंटिंग में आ जाएगा। उसके अलावा एनीमिया के जो केसेस हैं, ठीक है, एनीमिया की जो केसेस हैं उनको महिलाओं में 50% की दर से जो है कम करना, जो कि 19 से 49 साल की जो महिलाएं हैं उनमें। उसके अलावा देखेंगे तो जो लोग जन्म के समय में जो कम वेट होता है बच्चों का, लो बर्थ वेट, उसको 30% से कम करना। और चाइल्डहुड ओवर वेट मीन्स बच्चों में जो ज़्यादा वजन हो जाता है, ज़्यादा वजन कम करने के लिए, एक तरह से ज़्यादा वजन इंक्रीज़ ना हो उसको भी रोकथाम करना उसको लेकर के। उसके अलावा जो रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, पहले 6 महीने तक किसी भी छोटे बच्चे के लिए पहले 6 महीने तक कहा जाता है कि जो माँ का दूध होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज़ को जो है 50% से और उस रेट को इंक्रीज़ करना, बढ़ावा देना। और ये डिसाइड किया गया था कि चाइल्डहुड वेस्टिंग को जो है उसको कम करना या उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो इन सभी टारगेट्स में जो है इंडिया ने जो एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग का टारगेट था उसको अचीव नहीं किया है। तो देखते हैं फाइंडिंग्स के बारे में। पहले देखेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। तो एट द करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट विल नॉट बी अचीव बाय 2025। तो अगर इस रेट से प्रोग्रेस हुआ तो 2025 तक जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज़ के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए वेरिएशन भी है, जो भी डाटाज कलेक्ट किए गए हैं उसमें हमको एक तरफ से वेरिएशन देखने को मिलता है, भिन्नता बहुत ज़्यादा है। देयर इज सब्सटेंशियल वेरिएशन इन डाटा अवेलेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट अक्रॉस 194 कंट्रीज़। तो 194 कंट्रीज़ के बीच में ये कंडक्ट किया गया है और सभी कंट्रीज़ के में जो है एक तरह से जो प्रोग्रेस है ग्लोबल न्यूट्रिशन की तरफ, जो टारगेट डिसाइड किया गया था, तो वहाँ हमको प्रोग्रेस जो है वो सबका डाटा अलग अलग देखने को मिल रहा है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। Only 7 countries are on track to meet 4 of the 6 maternal, infant and young child nutrition targets by 2025। तो ये कहा गया है कि केवल 7 देश ऐसे हैं जो कि 6 में से 4 टारगेट को एक तरह से अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। While no country is on track to halt the rise in adult obesity और achieve a 30% relative reduction in salt or sodium intake। लेकिन कोई भी देश जो है एक तरह से जो एडल्ट ओबेसिटी होती है, मीन्स बड़े लोग में जो वज़न जो बढ़ जाता है, एडल्ट में जो वज़न बढ़ जाता है, ओबेसिटी का मतलब वज़न बढ़ना, तो उस पर। और उसके अलावा देखेंगे तो सोडियम या नमक का जो इनटेक है उस चीज़ पर रिडक्शन के लिए किसी भी कंट्री ने जो है हमें एक इम्प्रूवमेंट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। तो देखिए द कोविड-19 पैंडेमिक इज़ इम्पेडिंग प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीविंग द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसकी वजह से क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देखने को मिला, क्योंकि सरकार के द्वारा जो अन्य योजनाएं जो भी योजनाएं वगैरह जो हैं वो स्टार्ट की गई थी, तो उसकी वजह से जो है ये कहा गया है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं उनमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है उन योजनाओं की वजह से। An estimate additional of 155 million people have been pushed into extreme poverty globally, while people with the diet-related chronic disease experience worse COVID-19 outcomes। उसके अलावा ये कहा गया है कि करीब करीब वो जो 155 मिलियन लोग थे वो एक्सट्रीम पावर्टी में चले गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह कोविड के टाइम में लग गया था। तो ग्लोबली जो है तो करीब करीब 155 मिलियन जो लोग हैं वो एक तरह से पावर्टी की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा जिनके पास जो क्रोनिक डिजीज़ से जो एक तरह से जूझ रहे हैं, तो उनकी भी कंडीशन जो कोविड-19 में और जो है ख़राब देखने को मिली है। अब देखेंगे तो डाइट्स में भी जो है जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो बहुत लिटिल इम्प्रूवमेंट है, बहुत कम प्रोग्रेस देखने को मिली है। द प्रीवियस डिकेड हैज़ बीन लिटिल प्रोग्रेस इन इम्प्रूविंग डाइट्स एंड ए क्वार्टर ऑफ ऑल डेथ एमंग एडल्ट्स आर अट्रिब्यूटेड टू पुअर डाइट्स। और करीब करीब ये बताया जाए एक क्वार्टर जो है 1/4 जो डेथ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ताकि लोगों को जो है सही डाइट नहीं मिला है। और ये चीज़ जो बोला गया है वो एडल्ट्स के लिए बोला गया है, बच्चों के लिए नहीं। तो जो 1/4 जो डेथ जो मृत्यु हुई है लोगों की वो पुअर डाइट की वजह से हुई है, सही खान पान न होने की वजह से। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबली, देखिए फूड प्रोडक्शन को बताया गया कि जो प्रोडक्शन करने के जो तरीके हैं वो करीब करीब जो है 1/3 जो ग्रीन हाउस एमिशन कॉज करता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस एमिशन जो फूड प्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो करीब करीब 1/3 पार्ट जो है ग्रीन हाउस का ये फूड प्रोडक्शन से ही होता है।
अब बात करें जो SDG गोल्स हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो नो रीजन इज ऑन ट्रैक टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़ रहा हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनकी तरफ कोई भी कंट्री जो है वो क्लोज नहीं है। एम्ड एट लिमिटिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बर्डन्स रिलेटेड टू डाइट्स एंड फूड सिस्टम। तो कोई भी जो है हेल्थ की तरफ या तरह से कहा जाए तो कोई भी कंट्रीज जो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने की तरफ अग्रसर नहीं है। और इंडिया स्पेसिफिक डाटा की बात करें इंडिया के बारे में, तो देखिए जो इंडियन वुमेंस हैं तो उसमें 15 से 49 ईयर्स में जो है वो हमें ये देखने को मिला है कि करीब करीब आधी महिलाएं जो हैं, ओवर हाफ ऑफ द इंडियन वुमेंस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49, तो करीब करीब ऐसी महिलाएं जो 15 से 49 के बीच की उम्र में हैं, उसमें से आधी महिलाएं जो हैं उनको एनीमिया है। ठीक है, ये भी चीज़ देखने को मिला है। देयर हैज़ बीन द राइज इन एनीमिक वुमेन सिंस 2016। तो 2016 के मुकाबले में देखेंगे तो अभी बढ़ा है। 2016 में 52.6% था एनीमिया और 2020 में महिलाओं में 53% देखने को मिला है। तो यहाँ एक राइज देखने को मिला है हमें। बात करें चाइल्डहुड वेस्टिंग की, तो देखिए चाइल्डहुड वेस्टिंग का मतलब होता है कि उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट कम होना। तो 5 साल के बच्चों में देखा जाता है तो करीब करीब 17% बच्चे ऐसे हैं जिनको चाइल्डहुड वेस्टिंग की शिकायत है। मीन्स इनका जो वेट है उनके हाइट के हिसाब से उनका वजन नहीं है। और इंडिया उन 23 कंट्रीज़ में से है जिसने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम करने के लिए एक तरह से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है इंडिया का। ठीक है, तो बाकी और भी 23 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ इसमें शामिल हैं। अब बात करेंगे चाइल्ड स्टंटिंग की, तो देखिए ओवर 34% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज आर स्टिल अफेक्टेड। तो करीब करीब 5 साल के अंदर ऐसे 34% बच्चे हैं जो चाइल्ड स्टंटिंग के शिकार हैं। मीन्स उनकी एक तरह से उनकी हाइट जो है उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं है। इंडिया इज़ अमंग 53 कंट्रीज़ ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट ऑफ स्टंटिंग। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया उन 53 कंट्रीज़ के साथ है कि वो चाइल्ड स्टंटिंग की जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। स्टंटिंग इज डिफाइंड एज द लो हाइट फॉर एज। तो उम्र के हिसाब से हाइट कम होना चाइल्ड स्टंटिंग है। बात करेंगे ओवरवेट की, तो कंट्रीज एमंग 105 कंट्रीज दैट आर ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट ऑफ चाइल्डहुड ओवरवेट। तो जो बच्चों में जो हमें ओवरवेट देखने को मिलता है, मीन्स वजन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इंडिया उन 105 कंट्रीज़ में से है जो ये टारगेट को अचीव कर लेगा। इंडिया इज़ मीटिंग 7 ऑफ द 13 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। तो इंडिया जो है 13 टारगेट में से 7 को अचीव कर रहा है, जिसमें से सोडियम इंटेक, रेज्ड ब्लड प्रेशर जो कि हाई ब्लड प्रेशर होता है महिलाओं और ये मेन और वुमेन दोनों की बात कर रहा है, और ओबेसिटी बढ़ा हुआ वजन मेन एंड वुमेन बोथ, और डायबिटीज़ मेन एंड वुमेन बोथ। तो इन क्षेत्र में जो है वो इंडिया अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, लेकिन बाकी 13 में से सिर्फ 7 ही टारगेट अचीव हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। अब देखिए कुछ सजेशन दिए जाते हैं कि एक पहला सजेशन तो ये है कि फाइनेंस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एक तरह से जो भी डाइट वगैरह है, तो पुअर डाइट हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये सब इफेक्ट इन्हीं सब का इफेक्ट है। तो इसी की वजह से अभी यहाँ ज़रूरत है कि एक इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाए। हेल्थ के सेक्टर में जो है और निवेश करने की आवश्यकता है सरकार को। जब हेल्थ के सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट होगा तभी हम इन चीज़ों से जो है लड़ सकते हैं। बात करें हॉलिस्टिक अप्रोच की, तो पुअर डाइट एंड माल न्यूट्रिशन शुड बी एड्रेस्ड हॉलिस्टिकली एंड सस्टेनेबली। तो देखिए जो पुअर डाइट है और जो माल न्यूट्रिशन है उसको हमें एक साथ जो है एड्रेस करने की आवश्यकता है। उसके अलावा एक तरह से हम मॉनिटर भी कर सकते हैं उसको, जैसे कि एक सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं जिससे ये मॉनिटर किया जाए कि हाँ हर साल जो है कितने लोग स्टंटिंग के शिकार हो रहे हैं, कितने ओबेसिटी के हो रहे हैं। इस चीज़ को जो है मॉनिटर भी कर सकते हैं ताकि जो है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और जो हमारे कमज़ोर कड़ियाँ हैं उन कमज़ोर कड़ियों पर हम काम कर सकें और बेहतर जो है हेल्थ के सेक्टर में हम इम्प्रूव कर सकें। अगली न्यूज़ है हमारी दोस्ती एक्सरसाइज से। देखिए दोस्ती जो है वो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में ये दोस्ती एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो ये 15वां संस्करण था, इसका 15th एडिशन था और ये कंडक्ट कहाँ हुआ, ये हुआ मालदीव्स में। ठीक है, तो द ईयर 2021 मार्क्स 30 ईयर। तो अब जो देखेंगे दोस्ती जो एक्सरसाइज है ट्राइलैटरल, इसको करीब करीब कितने साल हो गए, 30 साल हो चुके हैं। दिस एक्सरसाइज वर फर्स्ट लॉन्च। तो जब से ये जो है जब से शुरू हुआ था तब से लेकर के अभी तक ये इसको 30 साल पूरा हो गया। ये स्टार्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था 1991 में इंडिया और मालदीव्स जो कोस्ट गार्ड हैं, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में श्रीलंका ने इसको 2012 में जो है ज्वाइन किया। तो बाद में तीनों का ये पहले बायलैटरल एक्सरसाइज था जो कि सिर्फ और इंडिया मालदीव्स के बीच में होता था, लेकिन 2012 में जब श्रीलंका ज्वाइन करता है तो एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज हो गया।
और उसके बाद देखेंगे तो द एक्सरसाइज कैरिड आउट ओवर द पास्ट 10 years हैव फोकस्ड ऑन एक्सरसाइज एंड ड्रिल ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन सी एक्सीडेंट्स। जैसे जो भी समुद्र में जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसे एक तरह से एक असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, और एलिमिनेटिंग सी पोल्यूशन, जो भी प्रदूषण हो रहा है हमारे सागर में, तो उससे उसको एलिमिनेट करने के लिए। एंड द कोस्ट गार्ड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ड्यूरिंग द सिचुएशन सच एज ऑयल स्पिल। और मान लीजिए अगर तेल वगैरह जो है समुद्र में अगर गिर जाता है तो उस कंडीशन में कैसे उस कंडीशन से उभरा जाए, कैसे उसको सही किया जाए, तो इन सब चीज़ों के से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज ये कंडक्ट होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल्स वज्र एंड अपूर्व हैव बीन डेवलप्ड फॉर द एक्सरसाइज। और इसके लिए जो है देखिए एक तरह से दो वेसल्स जो है क्रिएट किए गए हैं, एक वज्र एक अपूर्व। तो वज्र और अपूर्व की हेल्प से जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। इसका एम देखेंगे तो टू फर्दर फोर्टिफाई द फ्रेंडशिप, इन्हांस म्यूचुअल ऑपरेशन कैपेबिलिटी, ठीक है, और मित्रता को और बढ़ाना, और जो एक ऑपरेशन की कैपेबिलिटी है तो तीनों साथ में करेंगे तो और अच्छे से कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंटरऑपरेबिलिटी एंड टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड ऑफ मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका। और एक तरह से कि इंडिया मालदीव श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के बीच में कोऑपरेशन जो है वो बना रहे, उस चीज़ को लेकर भी ये एम करता है। अब देखिए रिसेंटली सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स देखते हैं अभी। तो इन अगस्त दिस ईयर 21 इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स एग्रीड टू वर्क ऑन what are called the 4 pillars of security operation। तो जो 4 स्तंभ हैं हमारे सिक्योरिटी के, उसके क्षेत्र में जो है इंडिया श्रीलंका और मालदीव मिलकर जो है काम करने के लिए तैयार हुए हैं। दीज इन्वॉल्व द एरिया ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो तस्करी होती है, देह व्यापार हो गया, या बच्चों की जो तस्करी वगैरह होती है वो हो गया। और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो समुद्र में एक सिक्योरिटी की बात हो रही है, और जो टेररिज्म है उसे लड़ाई करना, उसको रोकना, टेररिज्म से को रोकना, और साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट वर्क करना। तो इन सब चीज़ों पे जो है श्रीलंका और मालदीव और इंडिया जो है वर्क कर रहा है। अर्लियर द 3 कंट्रीज एग्री टू स्पैन द स्कोप ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग। उसके अलावा इन तीनों कंट्रीज़ ने ये भी सहमति जताई थी कि जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग का काम है हम वो भी करेंगे। अब देखते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। तो देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, जिसको हम मित्र शक्ति बोलते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। उसके अलावा एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसको हम स्लिनेक्स बोलते हैं, ठीक है, एसएल का मतलब श्रीलंका, एन का मतलब इंडिया एक्सरसाइज, तो ये नेवल एक्सरसाइज है। और उसके अलावा इंडिया और मालदीव्स के बीच में देखेंगे तो एक्सरसाइज इक्यूवेरिन होती है, ठीक है, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इक्यूवेरिन जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो देखिए रिसेंटली जो है हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है अब कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको 4 महीने और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2021 से लेके ये मार्च 2022 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो एक पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का, जो कि कोविड-19 के टाइम में निकाला गया था ताकि कोविड-19 से लड़ा जा सके। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, और इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था 3 महीने के लिए, अप्रैल मई और जून 2020 में, कवरिंग 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर। इसमें 80 करोड़ राशन कार्ड जो होल्डर है वो आते थे। उसके बाद फिर इसको नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद फिर अब 4 महीने जो है और बढ़ा दिया गया, दिसंबर 2021 से लेकर के ये मार्च 2022 तक चलेगा। देखिए फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ ऑफ दिस स्कीम वाज ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल टू जून 2020। तो पहला और दूसरा फेज़ जो था वो अप्रैल से लेकर जून 2020 तक था, और ये जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक था, ठीक है। पहला फेज़ चला इसका अप्रैल से जून 2020 तक, और दूसरा फेज़ चला जुलाई से लेकर नवंबर तक, ठीक है। तीसरा फेज़ देखिए वो मई से लेकर जून तक रहा 2021 तक, और चौथा फेज़ है वो जुलाई नवंबर से लेकर आगे तक चलेगा। द स्कीम aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act with an additional 5 किलो ग्रेन wheat और राइस फॉर फ्री। तो 5 किलो जो अनाज हैं गेहूं या चावल जो है वो आपको फ्री में मिलेगा। इन एडिशन टू द 5 किलो ऑफ सब्सिडाइज प्रोग्राम फूड ग्रेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अलावा जो है 5 किलो जो एक तरह से सब्सिडी के रूप में जो फूड ग्रेन मिल रहा था तो वो तो मिलेगा ही, जो कि पीडीएस सिस्टम के अंडर आता है। उसके अलावा आपको 5 किलो इसके अंदर और जो है वो फ्री मिल रहा था, और जो 5 किलो और मिल रहा है वो पीडीएस के अंदर में मिल रहा है। द न्यू वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लैक्स वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच वॉज देयर इन 2020, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 1 kg पल्स पर मंथ टू ईच हाउस होल्ड कवर्ड अंडर द NFSA। तो देखिए 1 kg जो है एक पल्स मिलती थी, दाल मिलती थी 1 किलो फ्री में, तो वो जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कवर नहीं होती है, ठीक है। तो वो NFSA के अंदर आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में, जो कि पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
बात करें एक्सपेंडिचर की, तो करीब करीब जो है 2.60 लाख करोड़ रुपए जो है इस पे खर्च किया जाएगा पहले से 5वें फेज़ में देखा जाए तो। और उसके बाद एन एस्टिमेटेड एडिशनल फूड सब्सिडी ऑफ, अब देखेंगे तो देखिए 53,344.52 करोड़ रुपए जो है, और इसमें एडिशनल खर्चा जो है होगा, जो ये दिसंबर से लेकर लॉन्च किया गया है मार्च तक के लिए उसमें। अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज़ 1 to 4 में देखेंगे ए टोटल ऑलमोस्ट 600 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन हैज़ बीन एलोकेटेड, तो इसमें करीब करीब 6 लाख मेट्रिक टन अनाज जो है वो एलोकेट किए गए हैं स्टेट्स को, यूटीज़ को, इक्विवेलेंट टू अबाउट 2.07 लाख करोड़ इन फूड सब्सिडी। और अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास के ये जो राशन है उसका ये दाम है। अब देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 4 इज़ प्रेजेंटली ऑनगोइंग एंड एज पर द रिपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम स्टेट यूटीज सो फॉर 93.8% फूड ग्रेन्स हैव बीन लिफ्टेड। तो ये कहा जा रहा है कि जो चौथा जो फेज़ चल रहा है उसमें 93.8% जो फूड ग्रेन है वो लिफ्ट किया जा चुका है। तो दिसंबर से जो है 5वें संस्करण स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर से लेके मार्च तक चलेगा, 4 महीना और बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंस देखें तो इट इज सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ डेली वेजेस एंड इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हु लॉस्ट देयर जॉब इन द वेक ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। तो कोविड-19 में जिनकी जॉब वगैरह नौकरी वगैरह चली गई, जो डेली कमाने वाले थे, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको एक तरह से अनाज जो है सरकार प्रोवाइड कर रही है। चैलेंजेस देखें तो द की इशू इज दैट द बेनिफिशियरीज ऑफ एनएफएसए आर बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसर। अब ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल फैमिली ये वाला जो एनएफएसए का जो सर्वे था तो वो 2011 के हिसाब से था, और अभी सीधी बात है कि संख्या जो है बढ़ गई हो। द नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल हैज़ इंक्रीज सिंस देन एंड दे रिमेन अनकवर्ड। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि सेंसस जो है 2011 का देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो अभी में जो है हमको लोगों की जो संख्या है वो बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन 2011 की सेंसस में वो चीज़ कवर है नहीं, तो वो लोग जो हैं इसका लाभ कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।